हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे चैप्टर सेकंड वन एवं वन्य जीव संसाधन। अपनी जो पुस्तक है समकालीन भारत भाग 2 भूगोल की, उसके सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए हुए हैं, जिसमें छोटे बड़े 2 नंबर 3 नंबर सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किए हुए हैं। पहला चैप्टर हमने कर लिया और चारों किताबों के जितने भी चैप्टर सबके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे और एसएसटी का पेपर सब कुछ मिलेगा। तो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बाकी मैथ्स साइंस इंग्लिश इन सब का भी अपलोड किया हुआ है। चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। पहला सवाल है, वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। तो सभी जीव निर्भर किस पे रहते हैं? जिन्हें उत्पादक कहते हैं वो क्या होते हैं? अपने प्राथमिक उपभोक्ता। उनको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है। अगला देखिए, अपना प्रश्न है, वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। तो पहला कानून कब बनाया गया था? तो हम जानते हैं पहला कानून बना था अपने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर। नोट कर लीजिएगा और याद भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। अगला देखिए, नर्मदा सागर परियोजना के किस राज्य का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है? नर्मदा सागर परियोजना से मतलब इस परियोजना से कौन सा वन क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रहा है? तो वो कौन सा है? वो है अपना मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? कौन सा राज्य जिसका संबंध शांत घाटी से है? तो वो होगा अपने केरल राज्य। ठीक है ना। अपना आंसर है वो पहले ही नोट कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी कैसी है इसका भी पता लगता रहेगा। ठीक है। फिर है, सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में ये? तो आप कहेंगे ये सरिस्का अपने राजस्थान के अंदर है। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था? तो ये कौन से राज्य में हुआ था? राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक या उड़ीसा? तो उड़ीसा करेक्ट ऑप्शन होगा अपना, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है? जो पूर्वोत्तर और मध्य भारत वहाँ पे पेड़ ज़्यादा काटे जाते हैं, मेन रीजन क्या है इसके पीछे का? तो मेन रीजन क्या है? ईंधन के लिए, नई आवास के लिए, नई उद्योग के लिए, नई स्थानांतरित के लिए, जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उनके लिए, स्थानांतरण के लिए। ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? ऐसा कौन सा राज्य जहाँ स्थायी वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो वो कौन सा राज्य है? तो हम कहेंगे वो राज्य अपना मध्य प्रदेश। ठीक है। फिर देखिए, रिक्त स्थान, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्त स्थान है उनको देखिएगा। पहला हमसे पूछा गया है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में डैश जनजातियां पाई जाती है। कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पे अपने मुंडा, कौन सी? मुंडा और संथाल। ठीक है ना। मुंडा और संथाल जनजातियां पाई जाती है। ठीक है। संथाल, इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है कि स्थायी वन क्षेत्रों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये कौन से राज्य ऐसे हैं जहाँ पे स्थायी वन क्षेत्र, तो ऊपर हमने पढ़ा स्थायी वन क्षेत्र कहाँ है? एक तो मध्य प्रदेश में। अगर दूसरा आपसे पूछे मध्य प्रदेश और दूसरा पूछे तो हम बोलेंगे आसाम। ठीक है ना, आसाम या असम। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में सघन वन क्षेत्र कितने परसेंट पे है? तो ये 12.2%। ठीक है। फिर है, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात के अधिकतर वन क्षेत्र डैश वन है। किस प्रकार के वन है? तो इन वन को हम कहते हैं अवर्गीकृत, अवर्गीकृत वन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का डैश हिस्सा रक्षित वन क्षेत्र है। कितना हिस्सा है वो रक्षित वन क्षेत्र है? तो 1/3 हिस्सा, यानी 1/3 हिस्सा। ठीक है। फिर है, छोटा नागपुर के क्षेत्र मुंडा और संथाल जनजातियां डैश के पेड़ की पूजा करते हैं। देखिए, मुंडा और छोटा नागपुर में ये जनजातियां होती हैं, ये कौन से पेड़ की यहाँ पे पूजा करते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ये पेड़ की करते हैं पूजा अपने, किसकी? महुआ की। ठीक है। महुआ और कदम का वृक्ष होता है यहाँ पे, उसकी ये पूजा करते हैं। ठीक है। फिर देखिए, वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन के बचाव डैश के लिए कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है? ये जो होता है ये रक्षित वनों के लिए। किसके लिए? रक्षित वनों के लिए, रक्षित वनों के लिए। ठीक है ना। अगला देखते हैं। फिर अपने से अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। जिनमें देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा और इनके अनुसार ही अपनी तैयारी चलाई रखिएगा, जारी रखिएगा। ठीक है।
टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? टिहरी में किसानों ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो उस आंदोलन का नाम था अपने बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, अगला देखिए, भारत में स्थानांतरित यानी झूम खेती का मतलब क्या होता है? ऐसी खेती जो कि अपने वनस्पति वहाँ की काट दी जाती है और फिर उस क्षेत्र के लिए वनस्पति काटने के बाद खेती की जाती है, उसे हम झूम या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ये कहाँ पे की जाती है? तो हमने अभी उपरोक्त क्वेश्चन आया था, कहाँ होती है? एक तो होती है पूर्वोत्तर और मध्य भारत में। कहाँ? पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत में ये खेती की जाती है। ठीक है, अगला है, जैव संसाधनों का विनाश किसके विनाश से हुआ? मतलब कौन सी चीज है जिसका विनाश होने से जैव संसाधन भी नष्ट हो रहे हैं? तो आप कह सकते हैं सांस्कृतिक विविधता के कारण। ठीक है ना, इसका आंसर बोलेंगे सांस्कृतिक विविधता। ठीक है, अगला है, छोटा नागपुर में जो क्षेत्र में जनजातियां होती है वो किस वृक्ष की पूजा करती है? तो हमने अभी कहा, कौन सा? एक तो होता है महुआ और कदम्ब। क्या होता है? कदम्ब। उधर मैंने शायद कदम लिख दिया था, कदम्ब होता है। ठीक है ना, अगला देखिए, भूमि पर पाया जाने वाला सबसे तेज स्तनधारी जीव कौन सा है? सबसे तेज स्तनधारी जीव तो वो है अपना चीता। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है, श्लेष और बर्न ये किससे संबंधित हैं? श्लेष और बर्न, तो ये श्लेष का मतलब होता है काटना, बर्न यानी जलाना। तो काट कर जलाना ये किस में यूज होती है तकनीक? तो ये होती है स्थानांतरित कृषि में। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? झूम कृषि। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है, विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना गया है? तो सबसे बड़ी बात है, जो विकासशील देश है वहां पे उद्योगीकरण को, किसको? उद्योगीकरण। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? तो टिहरी में जो किसानों ने आंदोलन किया था उसको कहते हैं हम चिपको आंदोलन। ठीक है, अगले देखते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला सवाल जिसमें हमसे पूछा गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु क्या नियम बनाए गए हैं? तो नियम देखिए, पहला वन्य जीव के आवास को कानूनी संरक्षण देना पहला। ठीक है, दूसरा शिकार और व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, तभी वन्य जीव संरक्षित हो पाएंगे। फिर देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले सभी जीवों को सम्मिलित रूप से हम पारितंत्र या क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है? ऐसे वन जो सरकार और अन्य संबंधित संगठन द्वारा वन्य जीवन के संरक्षण और संवर्धन के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। ये वन क्षेत्र जो होते हैं आमतौर पर वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास, विविध प्रकार के पौधों, पशुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और उनका संरक्षण करते हैं। ठीक है ना, तो आरक्षित वन क्षेत्र मतलब ये हो गया जिसकी संरक्षण किया जाए, जिसकी सुरक्षा किया जाए, किसके लिए? प्राकृतिक आवास के लिए, उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के लिए और जैव विविधता के लिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, यहाँ से आपको बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण लिखिए। तो 3 प्रकार से बांटे गए, आरक्षित वन क्षेत्र, संरक्षित वन क्षेत्र और अवर्गीकृत वन क्षेत्र। आरक्षित क्या होता है? इन वनों को इमारती लकड़ी और जो अन्य उत्पाद होते हैं वन के, ठीक है ना, उनके लिए संरक्षित कर लिया जाता है। इनमें वसुओं को चराना और लकड़ी काटना ये सब मना होता है। ठीक है, आरक्षित का मतलब क्या हो गया? जिसपे लकड़ी काटने के लिए ना आरक्षित कर लिया गया है। ठीक है, और संरक्षित क्या होता है? इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए सुरक्षा दी गई है। इसमें पशु चाराने और खेती करने की अनुमति दी जाती है विशेष प्रावधान में, लेकिन इनमें कोई किसी प्रकार की अनुमति नहीं होती है। अवर्गीकृत क्या होते हैं? इनमें लकड़ी काटने, पशु चराने पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, जैसे गाँव में ओरण होती है ना, वो क्या होता है? अवर्गीकृत वन होता है एक तरह से। ठीक है, फिर देखिए, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय क्या हैं? कोई उपाय लिखिए। ठीक है, तो कैसे हम बचा सकते हैं वन्य प्राणी संरक्षण, वन्य जीव प्राणी संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, पहला, वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास को बिना क्षति पहुंचाए नियंत्रित करना। दूसरा, वन्य जीवों के शिकार को पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना। फिर है वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना। ठीक है, और लुप्त हो रहे जीवों की पुनर्स्थापना के लिए राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य की स्थापना करना। ठीक है,
और कह सकते हैं हम वन्य जीव प्रबंधन की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करना। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला हमसे पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन है अपना और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एक और है, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वनों के निम्नीकरण के कारण लिखिए, मतलब वन निम्नीकरण का मेन कारण क्या है। तो पहला देखिए, कृषि और विकास के लिए भूमि का उपयोग करना। लोग क्या करते हैं, असामयिक खेती करते हैं और जल्दी फसल चाहते हैं। औद्योगिकरण है, नगरीय विकास है, इसलिए वन काट दिए जाते हैं, जमीन खराब हो जाती है। स्थानांतरित झूम खेती की जाती है, स्लैश बर्न खेती करने के कारण वन जा रहे हैं। ठीक है, लकड़ी, कागज, अन्य उत्पाद के लिए भी वनों की कटाई हो रही है। जलवायु परिवर्तन होने के कारण भी विशेष तापमान नहीं मिल पाने से पौधे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वनों की अवैध कटाई भी इसका एक मेन कारण है। ठीक है ना, तो ये कारण आपको याद होने चाहिए। फिर अपना लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 3 कारक। पहला तो वनों का निम्नीकरण, अगर वन काटेंगे तो जैव विविधता का मतलब जीवन के अंदर जो विविधता है, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य को पूरी प्रकृति के साथ मिल के रहना होगा। जैसे इसमें जानवर आते हैं, कुत्ता, बिल्ली, सारी चीज़ें प्रकृति के लिए क्या है, अनिवार्य अंग है। तो सब चीज़ें अगर रहेगी तो ही अपना जो जैव विविधता वो बनी रहेगी। तो पहला कारण क्या हो गया, वनों के निम्नीकरण के कारण भी जैव विविधता प्रभावित होती है, वन काट दिए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन, जलवायु में कभी कभी बहुत तापमान बढ़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, इसके कारण भी वन नष्ट हो जाते हैं, जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। जंगलों का प्रबंधन और उपयोग, जंगल का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, अनुशासनहीनता रोकनी चाहिए। निजी स्वार्थ के लिए लोग जो उपयोग करते हैं उसको, अवैध खनन हो गया, इन सभी को रोकना चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं, कभी कभी भूकंप, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, इसके कारण भी जो अपना जैव विविधता वो नष्ट हो रही है। ठीक है ना, तो ये मेन कारण याद रखिएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।